नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सरकार का लक्ष्य। श्री मोदी ने आज मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन से एकजुट होकर हर तरह के आतंकवाद से लड़ने का आह्वान किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत माल ढुलाई को केंद्रीकृत करने और लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बहुमत साबित किया। विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष से त्यागपत्र। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष पद के लिए नामित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में स्वाधीनता संग्राम के नायकों और उपलब्धियों पर ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और ड्यूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इम्फाल में आर्मी रेड और नेरोका एफसी का मैच हुआ ड्रॉ। कोलकाता में टीके मोहन बागान और मुंबई सिटी का मैच भी बराबरी पर समाप्त। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने आज मोहाली के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना में 64,000 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक समय में देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे। आज इनकी संख्या भी बढ़कर के 21 हो गई है। पंजाब के बठिंडा में भी एम्स बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश भर में लगभग 40 कैंसर विशिष्ट संस्थानों को मंजूरी दी है, जिनमें से कई अस्पतालों ने सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पताल बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिक्स का होना भी उतना ही अहम है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का मतलब है कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं और देश की सेहत का ध्यान रखने वाले हेल्थ प्रोफेशनल की संख्या बढ़ी है। यानी हेल्थ सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर इससे तैयार हो रहे हैं। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह मान्यता दी है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच अनुपात में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत ने गरीबों को 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है और इसके परिणाम स्वरूप अभी तक 3.5 करोड़ मरीजों का इलाज हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम देश की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अस्पताल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। देश नए संकल्पों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों
क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण जल जनित रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी तरह स्वच्छता, योग, फिटनेस, पोषण अभियान, रसोई गैस का इस्तेमाल आदि से मरीजों की संख्या कम हो रही है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में लाल किले की प्राचीर से की गई अपनी उद्घोषणा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए इसकी स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, कुछ दिन पहले ही लाल किले से हम सभी ने अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अधिक प्रोडक्टिव होगी। आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी इलाज को बढ़ावा देगा और ये उत्तर भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश में समुदाय ने एकजुट होकर प्रयास किए हैं। देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। फरीदाबाद में मां अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। अमृता अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m.
brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is the 25th of August 2022, brings an exclusive interview with the Director General of Police of Mizoram, Devesh Chandra Srivastava, on the War on Drugs campaign taken up by the state police in Mizoram. Looking forward to see you there. समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन से एकजुट होकर हर तरह के आतंकवाद से लड़ने और उसे समाप्त करने का आह्वान किया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंक सहित हर तरह का आतंकवाद मानवता के प्रति अपराध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। उनका कहना था कि भारत हर तरह के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि भारत संगठन के सदस्य देशों के साथ संयुक्त संस्थागत क्षमता को विकसित करना चाहता है। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना पैदा होगी। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के लिए भारत में कार्यशाला आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। ये कार्यशाला मानवीय सहायता और आपदारोधी बुनियादी ढांचे पर आधारित होगी। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह की उपस्थिति में आज इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% से कम करना है। इस त्रिपक्षीय समझौते पर राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज बुलाए गए एक विशेष सत्र में श्री नीतीश कुमार के पक्ष में 160 विधायकों ने वोट डाले। भाजपा सदस्यों ने मतदान का बहिष्कार किया। इससे पहले दिन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी का नया अध्यक्ष बनना अब तय है। उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में लिया गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सरकार का लक्ष्य। श्री मोदी ने आज मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन से एकजुट होकर हर तरह के आतंकवाद से लड़ने का आह्वान किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश भर में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत माल ढुलाई को केंद्रीकृत करने और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बहुमत सिद्ध किया। विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष पद के लिए नामित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में स्वाधीनता संग्राम के नायकों और उपलब्धियों पर ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। और ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इम्फाल में आर्मी रेड और नेरोका एफसी का मैच ड्रॉ, कोलकाता में एटीके मोहन बागान और मुंबई सिटी का मैच भी बराबरी पर समाप्त। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है।
आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज के संस्करण में हम आपको 14 जनवरी 1980 से 21 अप्रैल 1997 तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्रीमती गांधी ने 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मृत्यु पर्यंत इस पद का दायित्व निभाया। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने और 2 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 10 नवंबर 1990 तक ये पद ग्रहण किया। और हम जानते हैं, अगर भारत को सबल करना है तो हमको उद्योग को भी सबल करना होगा। उद्योग की हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बिना एक सशक्त औद्योगिक आधार के भारत सबल नहीं होगा, उसको हम मजबूती से करेंगे। और इसमें विशेष रूप से निर्यात की ओर भी हमको ध्यान देना होगा और छोटे लघु उद्योगों की ओर भी हमको ध्यान देना होगा। और जो लाल फीते शाही के अंदर हमारे उत्पादन की शक्तियां जो बंधी रही हैं, उद्योग के दृष्टि उस लाल फीते शाही को भी हमको काट करके उत्पादन की शक्तियों को अग्रसर करना। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। SAARC came into being despite the problems, large and small, which have existed between the member countries. While these differences impose a certain discipline on our agenda, cooperation within the framework provided by SAARC should help to create a new climate by the resolution of these differences. Economic cooperation among the South Asian countries has its own logic and compulsion. PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक इस पद पर बने रहे। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। आखिरी 10वां चुनाव अभी हाल में संपन्न हुआ। इन चुनावों में हमने आपकी प्रसन्नता देखी, आपकी नाराजगी देखी, लेकिन समय समय पर जो भी आपने हमें प्रदान किया उसे हमने सिर आंखों पर लगाया और आप ही के आदेश पर हम चलते रहे। हम आपके हैं, आप में से आते हैं, आपके रहेंगे, यही हमारा पता है, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा हमें किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। HD देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद संभाला और 21 अप्रैल 1997 तक वो पद पर रहे। I, HD Devegowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as Prime Minister for the Union, that I will do right to all manner of people except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली और वो 19 मार्च 1998 तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without consideration. कल के संस्करण में हम आपको 19 मार्च 1998 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी देंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप,
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। आजादी क्वेस्ट मजेदार गेम्स और सीखने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग और सोशल गेम डेवलपर जिंगा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आजादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये अनोखे खेल लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 60,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन ने हाल ही में स्वराज धारावाहिक शुरू किया है। हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव में जुड़ा और इसी दिशा में दूरदर्शन ने भी अपनी ओर से स्वराज धारावाहिक बनाने का प्रयास किया। 2 एपिसोड इसकी अब तक आई हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और बुद्धिजीवियों और बाकी जो समाज के ऐसे लोग हैं उनके साथ देखने का प्रयास भी किया। 2 एपिसोड उन्होंने स्वयं भी देखी और सबको देखने के लिए कहा। देश के अलग अलग राज्यों में कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने विधायकों और बाकी सबके साथ देखने की शुरुआत की है और हर रविवार को रात 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी एपिसोड भी आती है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत गेमिंग क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ष 2021 में गेमिंग क्षेत्र में 28% की वृद्धि हुई है। अगर मैं ऑनलाइन गेमर्स की नंबर आपके सामने कहूं तो पिछले 2020 से 21 के बीच में 8% की इसकी ग्रोथ हुई, जहां 36 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ ये हो गए और 2023 तक अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स होंगे। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी मार्केट, तो गेम से ज्ञान भी मिले। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिंगा इंडिया के सहयोग से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी क्वेस्ट ऑनलाइन मोबाइल गेम विकसित किया है। ये खेल इस समय भारत में उपलब्ध है। इसके अगले महीने दुनिया भर में शुरू होने की आशा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें 24 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर। ये पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रालय ने कहा है कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देश में पहली बार दिसंबर 2014 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गौवंशीय नस्लों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना और विकसित करना है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के अगले 6 महीने में शुरुआत हो जाएगी। विदेश सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने आज हैदराबाद में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बुक में एक ई चिप और कुछ अन्य विशेषताएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये विशेषताएं भारतीय पासपोर्ट की सुरक्षा में सुधार और मशीन रीडिंग को सक्षम बनाएगी। विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल हैदराबाद में है। इस दल ने आज तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कई बैठकें की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के हित महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर सईद ने कहा कि दूसरे देशों में काम करने के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रवासी भारतीयों द्वारा $87 अरब भारत भेजे गए थे। डॉक्टर सईद ने कहा कि अवैध रूप से काम करने वाले सभी एजेंटों को समाप्त किया जाएगा। डॉक्टर सईद ने कहा कि तेलंगाना में सबसे अधिक संख्या में विदेश जाने वालों को स्वीकृति दी जा रही है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में कोलकाता में ग्रुप बी में एटीके मोहन बागान और मुंबई सिटी के बीच मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों ही टीमों ने एक एक गोल किया। इससे पहले इम्फाल में ग्रुप सी में आर्मी रेड और नेरोका एफसी के बीच खेला गया मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ था। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एचएस प्रणॉय ने जापान के केंतो मोमोता को और लक्ष्य सेन ने स्पेन के लुइस एनरिक पेनाल्वर को हराया। अब अगले मैच में लक्ष्य और प्रणय आमने सामने होंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 54 अंक बढ़कर 59,085 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की वृद्धि से 17,605 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर $79.82 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $101.10 प्रति बैरल के आसपास रहीं। मणिपुर समृद्ध बागवानी उत्पादों के लिए जाना जाता है। राज्य भारत में अनानास उत्पादन में अग्रणी है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने दुबई को लगभग 20 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया था। महिलाओं द्वारा संचालित वन दहन विकास केंद्रों की संख्या मूल्य वर्धित अनानास उत्पादन में संलग्न है। ऐसे में चुराचांदपुर जिले में 15वां राज्य स्तरीय मणिपुर अनानास उत्सव आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है सरकार का लक्ष्य। उन्होंने आज मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन से एकजुट होकर हर तरह के आतंकवाद से लड़ने का आह्वान किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश भर में भारत माला परियोजना के तहत माल ढुलाई को केंद्रीकृत करने और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हुए हस्ताक्षर। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बहुमत साबित किया। विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में स्वाधीनता संग्राम के नायकों और उपलब्धियों पर ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने शुरू कर दिए हैं। और खेलों की दुनिया में ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इम्फाल में आर्मी रेड और नेरोका एफसी का मैच हो गया ड्रॉ। कोलकाता में एटीके मोहन बागान और मुंबई सिटी का मैच भी बराबरी पर समाप्त। और टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। एचएस प्रणॉय ने जापान के केंटो मोमोटा को और लक्ष्य सेन ने स्पेन के लुइस एनरिक पेनाल्वर को हराया। अगले मैच में लक्ष्य और प्रणय होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।